Hello everyone, very good afternoon to all of you. चंदू, नंदन, शिल्पा, पूजा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्लियरली? एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में. इज एवरीथिंग ऑल राइट? गुड आफ्टरनून ऋतिका, विशाल. चलिए, सो पैराजम्बल्स की कहानी आगे बढ़ाते हैं. अब आ गए आप सभी. गुड आफ्टरनून. तो कल के जो क्वेश्चंस थे उसके आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे. पैराजम्बल्स का टॉपिक. खुल जा भाई, खुल जा. कल यहां तक कर लिया था हमने. ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया था ना? आज मैं ऑफिस के स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं. गुड आफ्टरनून विशाखा, सिमू. ये क्वेश्चन समझ आ गया था कल? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये. बहुत सारे लोग जो थे वो चले गए थे किस ऑप्शन के साथ? ए वाले के साथ. बट ये जानकारी आपको यहां मिल गई थी. ई ओपनर था, फिर ए आया, फिर सारी चीजें. चलिए, अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के लिए. ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, 2 स्लाइड्स में आपको नजर आ रहा है. एक बार आप देख लीजिए इसको, फिर मैं अगली स्लाइड दिखा देता हूं. देख लिया? आ जाओ अब आगे. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी. अब आप ऑप्शन देख रहे हैं तो यहां पे ए के साथ 2 ऑप्शन है, 2 डी के साथ है और एक सी के साथ है. तो सबसे पहले तो एलिमिनेशन का काम करना है आपको. किसको बाहर कर रहे हो आप? डी कर सकता है स्टार्ट, लिखा हुआ है इन अदर एरियाज. सो डेफिनेटली डी जो है ये स्टार्ट नहीं करेगा पैराग्राफ को. ये बिल्कुल नहीं कर सकता, बिकॉज किसी एरिया की बात करने के बाद ही आप इन द अदर एरियाज की बात कर सकते हैं. राइट? सो इन अदर एरियाज ने बता दिया कि दिस इज नॉट द ओपनिंग स्टेटमेंट. डी ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर लिया. फिर अगर बात की जाए, और आप यहां पे भाग्यशाली हैं, 2 ऑप्शंस आपके डी के साथ थे, दोनों बाहर हो जाते. सी के साथ एक ऑप्शन कह रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट देन वुड बी सीन नॉट एज एक्सपेंडिंग. देन इसका मतलब कि कोई बात है उसके बाद कहोगे ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब देखा जाएगा. तो इसका मतलब कि सी स्टेटमेंट भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं है. सबसे पहला काम एलिमिनेशन का होता है, हमें एलिमिनेट करने हैं वहां पे. तो सी भी एलिमिनेट नहीं करेगा. अब आप इस नतीजे में पहुंच गए दैट ए विल बी द ओपनिंग स्टेटमेंट. एंड अगेन बी एंड डी ऑप्शन में अगर आप देखो तो एबीसी जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉमन. तो इसका मतलब कि ये तीनों लाइनें एक साथ सिंक में हैं, इसमें कोई डिबेट नहीं है. अब आपको सिर्फ ये देखना है यहां पे कि आप पहले किसको लेके आ रहे हो. पहले डी को लेके आओगे फिर ई आएगा, या पहले ई लेके आओगे फिर डी आएगा? मुझे बताओ आप बी और ई में से किसके साथ जा रहे हैं आप? वेंसी, आज का पहला क्वेश्चन है, डोंट वरी. एब्सोल्युटली सौरभ. एमबीए एंट्रेंसेस के लिए भी बिल्कुल यूजफुल होगा.
फिर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ। करेक्ट ऑप्शन, रितिका बी के साथ जा रही हैं, अजय भी बी के साथ जा रहे हैं, गौरव बी के साथ जा रहे हैं, शिवानी बी के साथ जा रही हैं, पूजा बी के साथ, शाहिल बी के साथ। सभी को क्लियर हो गया? तो ये यहां पे बी फॉर बैंगलोर यही करेक्ट ऑप्शन है। और थोड़ा सा पढ़ के भी देखो, आपको ईडी और डी में अपने आप समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है इन द इनिशियल स्टेज देयर फोर ओपनिंग अप टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुड बी 100% in infrastructure and high technology areas as well as in industries with high export potential in other areas, यानी इन एरियाज को छोड़ करके, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई टेक्नोलॉजी एरियाज को छोड़ करके जो बाकी के एरियाज हैं वहां ओपनिंग अप मे बी फॉर सम टाइम कंडीशनल, preventing takeovers and monopolistic practices, and less than 100% ensuring joint ventures and the presence of Indian partners। तो बहुत क्लैरिटी से पता लग रहा है कि ई के बाद ही हम डी की तरफ जाएंगे। ईडी मैंडेटरी पेयर है और करेक्ट ऑप्शन एबीसी ईडी हो गया। अब आओ जरा पढ़ करके मतलब भी समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है theoretically there should be no restrictions on foreign investment in any sector because domestic investment competed away by it in one area should find profitable deployment in another area, resulting in a net increase in total investment and growth in output। because अब जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बेहतर हो रहा है तो हमें अपने कॉम्प्रिहेंशन पावर पे भी फोकस करना है। ये क्या कह रहा है? थ्योरेटिकली, उसके बाद इन प्रैक्टिस। तो ये भी बिल्कुल सिंक में कि थ्योरेटिकली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे किसी भी सेक्टर में। भाई अगर बाहर का कोई बंदा पैसा लगा रहा है तो उसमें क्या ही दिक्कत होगी आपको? बिकॉज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कंपीटेड अवे बाय इट इन वन एरिया शुड फाइंड प्रॉफिटेबल डिप्लॉयमेंट इन अनदर एरिया। इसका क्या मतलब है? अब अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है तो डेफिनेटली वो, अगर ज्यादा रिसोर्सफुल है, उसके पास पैसे हैं, टेक्नोलॉजी है, तो उस फील्ड की जो अपने देश की कंपनियां हैं उनको वो कंपीटेड अवे, इसका क्या मतलब? वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगी। लेकिन इस चक्कर में हम ऐसा नहीं करेंगे कि बाहर की बेहतर चीजों को आने के लिए रोक दें, क्योंकि घर वाली जो चीजें हैं वो थोड़ी कमतर हैं, वो गायब हो जाएंगी। अरे भाई, बाहर वाली चीजें अगर बेहतर आएंगी तो घर वालों को भी, जो डोमेस्टिक मार्केट है उनको भी अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। इसलिए लिखा हुआ कि अगर वो कंपीटेड अवे होती हैं तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा डिप्लॉयमेंट उनको मिल जाएगा, रिजल्टिंग इन अ नेट इंक्रीज इन टोटल इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ इन आउटपुट। तो आप अगर उतने बेहतर नहीं हैं तो बेहतर लोगों को आप रोक देंगे, नहीं तो हमें बाहर कर देंगे। अरे वो आएंगे, कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो आप भी बेहतर होगे और प्लस ओवरऑल आउटपुट में ग्रोथ। लेकिन प्रैक्टिस में क्या है? In practice, however, there are areas of relatively high profits where without much addition to technology or without taking much risk, foreign investors might displace domestic investors just because they have a large access to finance or some other market advantage। यहां पे क्या कह रहा है? वही जो पीछे अभी हमने बात डिस्कस की कि देर आर एरियाज ऑफ रिलेटिवली हाई प्रॉफिट्स, जहां पे बिना ज्यादा टेक्नोलॉजी या रिस्क लिए भी फॉरेन इन्वेस्टर्स माइट डिस्प्लेस डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स डिस्प्लेस कर सकते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को जस्ट बिकॉज दे हैव अ लार्ज एक्सेस टू फाइनेंस एंड सम अदर मार्केट एडवांटेज। Foreign investment then would be seen not as expanding our domestic capacity but as submitting to foreign dominance। अब अपनी बात का गियर बदल लिया, और अगर ऐसे हालात हैं तब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे देखा जाएगा? ये डोमेस्टिक कैपेसिटी को एक्सपैंड करने वाली बात नहीं है, जबकि ये किस तरह की बात है कि आपने फॉरेन डोमिनेंस के आगे सबमिट कर दिया। अब आप देखिए, जितनी भी भारत की ई कॉमर्स कंपनियां बड़ी, चाहे फ्लिपकार्ट की बात करो, अमेजॉन तो खैर बाहर की है ही। फ्लिपकार्ट अपनी देसी कंपनी थी, लेकिन आज फ्लिपकार्ट के शेयर में जो उसके फाउंडर थे उनका कितना परसेंट स्टेक है, क्लास के बाद पता करिएगा आप। तो बाहर की कंपनियों का उनके साथ कोलैबोरेशन होता है, उनका एक बड़ा हिस्सा वो कंपनियां खरीद लेती हैं और उसके बाद फिर वो अपने हिसाब से चीजों को ऑपरेट करती हैं। अब इसीलिए सुझाव यहां पे दिया गया कि शुरुआती चरण में क्या होना चाहिए, इसीलिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पूरे के लिए मत खोल दो। किसमें पूरे के लिए खोलना है? 100% कहां अलाउ कर रहे हैं? अप टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुड बी 100% इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई टेक्नोलॉजी एरिया। उसमें आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% अलाउ करिए, क्योंकि वो हाई टेक्नोलॉजी एरिया है और साथ ही साथ उन इंडस्ट्रीज में जिनमें हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। तो अपने देश की कंपनियां अगर उतना बेहतर नहीं कर पा रही हैं और बाहर की कंपनी के पास, जैसे आप देखो सिंपली रोड बनाने की प्रक्रिया देश के अंदर पिछले 15 सालों में आप जो जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ देखते हैं वो किस मॉडल के थ्रू हो पाया है? पीपीपी मॉडल, जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। सरकारी कंपनियां इतनी स्पीड से और इतना अच्छा काम नहीं कर सकती, वहां बड़ी सारी दिक्कतें हैं। तो
अब आप जब हाईवेज पे और एक्सप्रेसवेज पे निकल रहे होते तो लिखा भी होता है जीएमआर, राइट, कि भाई किसने बनाया है इसको। तो प्राइवेट पार्टीज ज्यादा एफिशिएंट हैं और उनके साथ मिल करके ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट चलता है। तो कहा जा रहा है कि हम 100% अलाउ कर सकते हैं उन एरियाज में जिसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल ज्यादा है। अब अगर वो आएंगे, बेहतर प्रोडक्टिविटी होगी और हम एक्सपोर्ट करके बाहर की करेंसी कमा रहे हैं, तो ऐसी सेक्टर के अंदर 100% अलाउ करो। लेकिन बाकी एरियाज में ओपनिंग अप में बी फॉर सम टाइम कंडीशनल, आप कुछ समय के लिए रोक के रखें, टेक ओवर्स को प्रिवेंट करें। ऐसा नहीं कि वो आपकी कंपनी को टेक ओवर कर लें, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस को रोकने की कोशिश करें, उनकी मोनोपोली ना हो, एंड लेस देन 100%, राइट, और 100% से कम होना चाहिए। यहां 100% कर दो, वहां 100% से कम रखो। एंश्योरिंग ज्वाइंट वेंचर्स, आप ज्वाइंट वेंचर्स एंश्योर करने की कोशिश करें, राइट, कि आपके साथ वो कोलैबोरेशन में काम करें, ना कि पूरा का पूरा उनका डोमिनेंस आ जाए। एंड द प्रेजेंस ऑफ इंडियन पार्टनर्स, कंपनीज में इंडियन पार्टनर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए, राइट, ये नहीं कि पूरा का पूरा डोमिनेंस उन्होंने ले लिया। दिस वॉज द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ, बट अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन 15 सेकेंड्स, जैसे हमने यहां पे किया कि भाई डी के साथ दो ऑप्शन है, इन अदर एरियाज के साथ आप जा ही नहीं सकते, दो ऑप्शन बाहर कर दिया। सी में आपको ये देन दिखाई दे गया, इसकी वजह से बाहर कर दिया। उसके बाद बचे हुए दो ऑप्शन में एबीसी ऑर्डर में था, बस डी और ईडी देखना था, और ये पढ़ के समझ में आ रहा है कि ई के बाद ही डी आएगा। सो क्वेश्चन विल टेक हार्डली 15 सेकेंड्स। आइए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, सही करने की कोशिश करना। किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं आप? अगर आप देखें एक तरह से तो ये आपकी तीसरी शीट है ये पैरासिंबल्स की, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता हुआ। संजना का पहला जवाब आया है और वो है ए, सिमू का सी और विशाखा का बी। तीन ऑप्शन, तीन अलग अलग आंसर। सुमित का सी, सोनू का ए, ज्योति का ई, चंदन का डी। तो कहने का मतलब कि एबीसीडी तो कर ही दिया आपने, एबीसीडी ई भी कर दिया। सरकारें बना दी कि नहीं बना दी, मैं तो देख नहीं पाया रिजल्ट। मतलब शुरू के रुझान का तो पता है, फाइनल आ गए फिगर्स। आज के दिन आप लोग क्लास लेने आ गए, कितनी अच्छी बात है। कल ध्यान रखिएगा, कल फिलर्स की क्लास जो है वो करियरविल बैंकिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे होगी, राइट, तो वहां जरूर आ जाएंगे आप। चारों राज्यों में बीजेपी और उधर आम आदमी पार्टी, क्लीन स्वीप पंजाब में। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं हम इधर। तो देखो भाई, सबसे पहला काम एलिमिनेशन का है। ई के साथ तीन ऑप्शन, डी और सी के साथ एक एक ऑप्शन। सी कह रहा है सम हैव बीन सक्सेसफुल। सम क्या है? सम भाई, सम है प्रोनाउन, यहां पे सम प्रोनाउन है, तो डेफिनेटली यहां पे आप अगर देखें तो इसने ये बता दिया कि सी ओपनिंग नहीं हो सकता। ये किसकी बात कर रहा है? ये सम प्रोनाउन किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ सफल हुए, बहुत सारे फेल हो गए,
तो ये हवा में बात चल रही है, बिना नाउन के जिक्र के प्रोनाउन का जिक्र इन जनरल नहीं होगा। तो डी ऑप्शन तो बाहर हो गया। जितने लोग डी के साथ गए थे, टाइम 7 बजे, इंग्लिश की क्लास जो है ना वो 7 से 8 होती है, 135 ये है शेड्यूल। तो कल आना जरूर, वहां पे फिलर्स के अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वो यूट्यूब सेशन है और खासतौर से आरबीआई असिस्टेंट को लेकर के ध्यान में लेकर के है वो, तो प्रैक्टिस सेशन चलेगा वहां पे। पीछे ग्रामर की क्लासेस हुई हैं, वो भी देख सकते हैं आप। अब देखिए डी कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल द सोशलिस्ट कंट्रीज गेव अप देयर अर्लियर कमांड इकोनॉमीज एंड मूव टुवर्ड्स फ्री मार्केट इकोनॉमीज। हमें ये बात तब तक समझ में आ चुकी है कि जो ओपनिंग स्टेटमेंट में बात होती है उसी को आगे एक्सप्लेन किया जाता है। अगर ओपनिंग स्टेटमेंट में आप सोशलिस्ट कंट्रीज की बात करें तो इसका यह मतलब होना चाहिए कि बाकी के सेंटेंसेस में भी कहीं ना कहीं सोशलिस्ट कंट्रीज का जिक्र हो, तब तो ओपनिंग में जो बात कर रहे हो आगे कंटिन्यू हो रही है। इसका मतलब क्या कि डी भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इस लाइन को छोड़ के आपको कहीं और सोशलिस्ट कंट्रीज नजर नहीं आ रहा। तो मीन्स व्हाट, दिस इज नॉट द ओपनिंग स्टेटमेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। तो ये भी रेस से बाहर हो जाता है। अब आप बचे 3 ऑप्शंस के साथ एंड ऑल 3 ऑप्शंस आर स्टार्टिंग विद ई स्टेटमेंट, राइट। तो ई को पढ़िए आप, क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द लास्ट 15 years more than 80 developing countries undertook major economic reforms liberalizing their market economies। बहुत अच्छी बात जी। अब उसके बाद ई के बाद ए भी है, बी भी है और डी भी है, और ये सारे आपको आकर्षित कर सकते हैं। क्यों आकर्षित कर सकते हैं? अब आपको लग सकता है कि ई के बाद है सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि यहां पे डेवलपिंग कंट्रीज का जिक्र हो गया तो हम सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर ही सकते हैं। तो कुछ लोगों को मन कर रहा होगा ई के साथ जाने का। फिर कुछ ये सोच रहे होंगे कि नहीं बी भी चले जा सकते हैं, बिकॉज लिखा हुआ द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज कंट्रीज, बिकॉज यहां पे 80 डेवलपिंग की बात हो रही है तो उसकी तरफ ये दीज इशारा कर रहा है। आप ये भी सोच सकते हो, लेकिन ये दोनों सोचना यहां पे गलत है। ई के बाद पहुंचेगा डी, यानी कैसे पहुंचेगा अब इसको समझो। जब क्वेश्चन का लेवल, अब ये पता, ये थोड़ा एसबीआई पीओ लेवल का क्वेश्चन है, ये एसबीआई पीओ लेवल का क्वेश्चन है, और अगेन मेंस के लेवल का क्वेश्चन है, प्री नहीं है। यहां पे बात का मतलब समझिए। ओपनिंग में आप सिर्फ शिकारी निगाहों से क्वेश्चन नहीं कर सकते, अच्छा डेवलपिंग कंट्रीज है तो दीज लगा हुआ है। सेंटेंस कह क्या रहा है, ड्यूरिंग द लास्ट 15 years मोर देन 80 डेवलपिंग कंट्रीज अंडरटुक मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड व्हाट दे हैव डन इन दैट प्रोसेस लिबरलाइजिंग देयर मार्केट इकोनॉमीज। यानी 80 से ज्यादा विकासशील देशों ने मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, और उस रिफॉर्म में क्या किया, अपने मार्केट इकोनॉमीज को लिबरलाइज किया। लिबरलाइज करने का मतलब क्या किया, फ्री किया। एंड दैट इज द मेन थिंग ऑफ दिस सेंटेंस। और लिबरलाइज करने का मतलब फ्री करना है, जो कि सीधा अगले सेंटेंस में यहां पे लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल द सोशलिस्ट कंट्रीज। भाई विकासशील देश तो सोशलिस्ट कंट्रीज ही रही हैं, विकसित देश तो सारे कैपिटलिस्ट कंट्रीज रही हैं, पूंजीवादी देश सारे अमीर हैं। तो विकासशील आप उन्हीं की बात करेंगे, गरीब देश वही रहे जो प्रो सोशलिस्ट रहे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे ये कहा जा रहा है कि लगभग सारी की सारी जो सोशलिस्ट कंट्रीज थी, उन्होंने अपने पुराना जो मॉडल था कमांड इकोनॉमीज का, जहां पे एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हुआ करता था, जहां हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं लाइसेंसी राज, जहां सरकार का एक सेंट्रलाइज कंट्रोल था, उन कमांड इकोनॉमीज को छोड़ा और किधर भागे वो, किधर मूव किया, मूव टुवर्ड्स फ्री मार्केट इकोनॉमीज। तो लिबरलाइज करने का मतलब ही है कि आप फ्री मार्केट इकोनॉमीज की तरफ जा रहे हैं। अब उसके बाद अगर थोड़ा आप आंखें खोल के पढ़ते तो आपको यह भी समझ आता कि ए बी सी जो है ना, ये मैंडेटरी ट्रिपलेट है, बिकॉज इट सेज सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली इन ईस्ट एशिया हैड बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इन ग्लोबल मार्केट्स। Several developing countries, especially in East Asia, had been experimenting with development strategies in global markets। और जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तभी आपको एक्सपीरियंस होता है। तो जिन बहुत सारे विकासशील देशों ने ये एक्सपेरिमेंट किया ईस्ट एशिया में कि हम भाई कौन सी स्ट्रेटजी लेके चलें जो ग्लोबल मार्केट के लिए सूटेबल हो। द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज कंट्रीज, अब आपको समझ में आ गया कि ये ऑल दीज कंट्रीज किसके लिए आया है, उन देशों के लिए जो अलग अलग स्ट्रेटजीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनका एक्सपीरियंस सेम नहीं रहा। और जब सेम नहीं रहेगा तो उसमें से कुछ जो है वो सफल रहेंगे, कुछ असफल हो जाएंगे, कुछ ऑफ टारगेट चले जाएंगे। उस वही लिखा है सी में कि सम हैव बीन सक्सेसफुल, मेनी हैव फेल्ड एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम वेंट ऑफ ट्रैक इन द मिडिल ऑफ इंप्लीमेंटिंग द रिफॉर्म्स, राइट। तो ये पूरा का पूरा एबीसी अगर आप देखो तो ये एक मैंडेटरी ट्रिपलेट है, जो कि अगेन ए ऑप्शन में आया है।
वो बहुत सारे देश एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन सभी का एक्सपीरियंस सेम नहीं रहा का मतलब कुछ सफल हुए, कुछ असफल हो गए और कुछ ऑफ ट्रैक चले गए इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के बीच के प्रोसेस में. So this was the explanation of this question and A is the correct option. बात क्लियर हो गई सभी को? Is it clear to everyone now? कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन ही कर रहे हो आप. तीसरी शीट है तो डेफिनेटली ग्रेडेड पैटर्न में लेवल अपग्रेड हो रहा है. कितने लोग सही थे इसमें? ए ऑप्शन के साथ मैं देख रहा हूं छवि हैं ए के साथ, आकांक्षा हैं ए के साथ. वेरी गुड आकांक्षा. साहिल हैं, गौरव हैं, सुमित हैं. बहुत अच्छे. जिन लोगों का गलत था उन्हें क्लियर हो गया. चले आगे बढ़े विद योर परमिशन. नो डाउट क्लियर. चलो नेक्स्ट. वैभव भी थे. चलो अच्छी बात है. वैभव नीचे रहा होगा आपका नाम. हितेश भी करेक्ट थे, सुमित भी थे. चलिए वेरी गुड. जितने मुझे उस समय स्क्रीन पे दिखाई दिए मैंने उनका नाम लिया था. चलो आगे बताओ. अब सही करने की कोशिश करना. ये अगेन कैट का पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर कैट का क्वेश्चन है ये. ए ऑप्शन. सी के साथ चारों ऑप्शन है, यानी ओपनिंग में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑप्शन ने खुद ही आपको बता दिया कि विच स्टेटमेंट इज द ओपनिंग स्टेटमेंट. ए बी सी डी सब कर रहे हो आप भी, इसमें आ जाओ. चलो इसमें गलत सही करना एक बात की बात है. जो डेफिनेटली सही करते हैं उन्हें बहुत खुशी होती होगी, लेकिन जो गलत भी कर रहे हैं वो जरूर समझें कि मुझसे गलती कहां पे हुई है. ओपनिंग स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो आप खुद ही पढ़ रहे हो कि इन अर्ली जून पीपल सॉफ्ट सेड दैट इट वुड बाई जेडी एडवर्ड्स अ स्मॉलर राइवल. ठीक है, यानी जून के शुरुआती टाइम पे पीपल सॉफ्ट ने ये कहा कि इट वुड बाई जेडी एडवर्ड्स अ स्मॉलर राइवल. एक छोटी कंपनी उसी सेगमेंट की, इसको वो क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे. 4 days later Oracle announced its own bid for PeopleSoft and invited the firm's board to a discussion. अब देखो तीन कंपनियों के नाम यहां पे आ गए जो आपको तुरंत नजर आने चाहिए. यहां पे बात हुई पहली तो पीपलसॉफ्ट की. पीपलसॉफ्ट ने क्या कहा कि हम जेडी को खरीद लेंगे, और 4 दिन के बाद जो है ओरेकल ने यह कहा कि हम पीपलसॉफ्ट को खरीदना चाहते हैं. यानी अगर हम इस लिहाज से देखें तो पहले नंबर पे कौन आ गया, ओरेकल सबसे बड़ी मछली हो गई जो उससे छोटी मछली पीपलसॉफ्ट को खाना चाहती है, और पीपलसॉफ्ट किसको खाने की कोशिश कर रहा था, जेडी एडवर्ड को. तो पीपलसॉफ्ट ने जब ये कहा कि हम जेडी एडवर्ड को खरीद लेंगे जो उससे छोटी कंपनी थी, उसके 4 दिन के बाद ओरेकल ने खुद अपनी बिडिंग कर दी पीपलसॉफ्ट के लिए और फर्म के बोर्ड को डिस्कशन के लिए इनवाइट किया. अब इससे एक फायदा तो हो गया, ये तो आपको तुरंत पता लग गया कि सी के बाद ई तो बिल्कुल नहीं होगा. ऑन June 12 पीपलसॉफ्ट टर्न्ड ओरेकल डाउन.
there was no mention of Oracle in C statement, then how can you say PeopleSoft turned Oracle down? कैसे Oracle पिक्चर में आ गया और क्यों टर्न डाउन कर दिया, क्या था ऑफर? तो ये तो पहले ही बाहर हो गया। अब देखो अगेन क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तो सी ए तो कॉमन है तीनों ऑप्शन में। अब आगे बी डी ई में से आपको चूज करना है। ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिए, कहां हम गड़बड़ कर रहे हैं। अब मैंडेटरी पेयर बताने की कोशिश हो रही है विशाल के द्वारा, ज्योति ने भी किया है, बहुत अच्छे। तो बीडी मैंडेटरी पेयर ऐसा कह रहे हैं, आइए चेक कर लेते हैं। Furious that his own plans had been endangered, PeopleSoft's boss Craig Conway called Oracle's offer diabolical and its boss Larry Ellison a sociopath. Moreover, said Mr. Conway, he could imagine no price nor combination of price and other conditions to recommend accepting the offer. E. On June 12th, PeopleSoft turned Oracle down. तो जितने लोग ये ऑप्शन के साथ गए हैं वो सब बधाई के पात्र हैं और ये बिल्कुल सही बात है। आप देखो फुल नेम हाफ नेम वाला कॉन्सेप्ट भी यहां पे इस्तेमाल हो रहा है। PeopleSoft के जो बॉस हैं उनका नाम क्रेग कॉनवे है, तो जाहिर तौर पे वो गुस्से में आ जाएंगे। क्या लिखा है? फ्यूरियस दैट हिज ओन प्लान्स हैड बीन एंडेंजर्ड, उनका खुद अपने का प्लान खतरे में आ गया। कहां PeopleSoft जेडी एडवर्ड को खरीद रहा था और इधर ओरेकल ने बिडिंग कर दी इनके लिए, और उस बात से नाराज होकर क्रेग कॉनवे ने ओरेकल के ऑफर को डायबॉलिकल कहा और जो मालिक थे उसके लैरी एलिसन ओरेकल के, उनको उन्होंने सोशियोपैथ कह दिया। मोर ओवर, अब ये जो टर्म है, ये जो की वर्ड है हमारा, डेफिनेटली किसके बाद आ रहा है? इसके बाद, कि भाई उसके बाद और क्या हुआ? सेड मिस्टर कॉनवे, यहां पे हाफ नेम आ गया। उन्होंने कहा कि ना तो कोई प्राइस और ना तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस या किसी भी तरह की कंडीशन को वो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे होता है ना कि भाई हम तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानेंगे, हम अपनी कंपनी तुम्हें नहीं बेचने वाले, राइट। और लास्ट में, अब शुरुआती जून की बात थी और 12 जून को PeopleSoft ने ओरेकल के ऑफर को नकार दिया, टर्न डाउन कर दिया। सो वेरी गुड, CABDE, बहुत अच्छे। सबको नजर आ गया? अब क्वेश्चन एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, और देखो क्या फुल नेम और हाफ नेम से हम ये क्वेश्चन कर सकते थे क्या? हमें ये पता लग गया कि डी जो है वो बी से पहले नहीं आ सकता, डी जो है वो बी से पहले नहीं आ सकता क्योंकि बी में कंप्लीट नेम लिखा हुआ है। डी बी से पहले कहां कहां आया हुआ है? देखो डी बी से पहले यहां आया हुआ है, इसको बाहर कर दिया, राइट। और डी बी से पहले यहां भी आया है, इसको भी बाहर कर दिया। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, एलिमिनेशन बहुत इजी था। खैर हमने इसको तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिया था, बट बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया इसी आधार पे कि डी बी से पहले नहीं आ सकता। ठीक है, ये आपको जरूर देखना चाहिए था। और ए के बाद इधर आप अगेन सी ए के बाद ई पे सीधे जंप तो करोगे नहीं। उसने बुलाया डिस्कशन के लिए और तुरंत मना कर दिया। डिस्कशन क्या हुई, क्या बात हुई, उसके बिना चर्चा के आप नहीं कर सकते। तो ई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट था, टर्न डाउन तो बिल्कुल लास्ट में आएगा। तो ये भी आपको समझ आ गया कि ये भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? डायबॉलिकल का मतलब होता है बिल्कुल दुष्टतापूर्ण, बहुत, जिसको ये क्रेसी रूट वर्ड है, वोकैब में भी मैंने ये वर्ड कराया था। एक टर्म आता है डायबोलोक्रेसी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के कार्यकाल के लिए दुनिया भर के अखबारों में इस्तेमाल हुआ। तो डायबोलोक्रेसी इस्तेमाल होता था कि एक ऐसे आदमी को राष्ट्रपति बना दिया जो कुछ भी करता है। खैर, डायबॉलिकल, ये मैंने मेरे यूट्यूब पे जाकर के आप देख सकते हैं, विजुअल वोकैब की क्लास हुई है वहां पे, जहां पे मैंने इमेजेस के जरिए वोकैब समझाने की कोशिश करी और वहां आपको डायबॉलिकल मिलेगा बड़े अच्छे तरीके से। इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी यूट्यूब चैनल पे। आइए जी आगे बढ़ते हैं, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो। अब सोशियोपैथ का मतलब गौरव पूछ रहे हैं। गौरव, साइकोपैथ किसे कहते हैं हम? कहते हैं ना यार साइकोपैथ है। तो सोशियोपैथ पॉजिटिव सेंस में है कि नेगेटिव सेंस में? देखिए वोकैब का ये चैलेंज आपको समझना पड़ेगा। आपको शब्द का कॉन्टेक्स्ट के आधार पे मीनिंग निकालना। सबसे पहले तो मीनिंग ये निकालो। गौरव आप मुझे बताओ, सोशियोपैथ इज पॉजिटिव और नेगेटिव? टेल मी। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव ही शब्द है ना।
है उस इंसान पे नाराज है वो, जब उसको डायबॉलिकल बोल रहा है, सोशियोपैथ बोल रहा है कि उनका ऑफर डायबॉलिकल है, दुष्टतापूर्ण है, और लैरी एलिसन सोशियोपैथ है, तो वो पॉजिटिव शब्द तो होगा नहीं, नेगेटिव ही होगा। तो इतनी समझ तो हमें होनी चाहिए कि हाँ भाई, जैसे साइकोपैथ होता है सोशियोपैथ भी होगा। तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकालो। चलो अगला क्वेश्चन करो आप। कृतिका का ए है, वैभव का सी है। ओके। आकांक्षा ए, रॉकी डी, सोनू का भी डी है, तो ए सी डी। निखिल डी फॉर दिल्ली इज द आंसर। बिल्कुल निखिल, डी फॉर दिल्ली होगा। वो तो बोलते जब हम तब डी फॉर दिल्ली बोलते हैं, लिखने में तो मुझे दिखाई दे रहा है। चले जी, तो मुझे दिख रहा है कि ए बी डी सी को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपने लिए हैं। मैंडेटरी पेयर बताओ मुझे, कहां से समझ में आ रहा है? क्या सीक्वेंस ऑफ टाइम से आप मदद ले सकते हैं? दो ऑप्शन बी, दो ऑप्शन सी, तो सबसे पहला तो काम यह है एलिमिनेशन का। भाई या तो बी होगा या सी होगा, इस आधार पे आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो बी कह रहा है डिफरेंट लेआउट व्हिच हैड बीन पेटेंटेड बाय ऑगस्ट डुवार्क इन 1936 वाज शोन टू बी मच फास्टर। ये बी स्टेटमेंट है। तो तुरंत आपको नजर आ गया कि यार बी तो नहीं होने वाला ओपनिंग स्टेटमेंट, बिकॉज यहां पे लिखा है टू बी मच फास्टर अ डिफरेंट लेआउट। इसका मतलब है कि कोई बात पहले से हो रही है जिससे इसका लेआउट अलग था, जिसके मुकाबले ये ज्यादा तेज था। इसका मतलब कि ये ओपन तो नहीं करेगा, इसके पहले कुछ होना चाहिए जिसके साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है। बस दो ऑप्शन तो पहले ही बाहर हो गए। तो ए और सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सी कह रहा है द क्वालिटी डिजाइन पेटेंटेड बाय क्रिस्टोफर शोल्स इन 1868 and sold to Remington in 1873 aimed to solve a mechanical problem of early typewriters. When certain combinations of keys when certain combination of keys were struck quickly, the type bars often jammed. To avoid this, the QWERTY layout put the keys most likely to be hit in rapid succession on opposite sides. This made the keyboard slow. The story goes, but that was the idea. A different layout, which had been patented by August Dvorak in 1936, was shown to be much faster. Yet, the Dvorak layout has. क्लास है आपकी? अच्छा। So, a different layout which had been patented by August Dvorak in 1936 was shown to be much faster. अब यहां पे देखो, yet the Dvorak layout has never been widely adopted, even though with electric typewriters and then PCs, the anti-jamming rationale of QWERTY has been defunct for years. तो जितने लोग गए थे बी ऑप्शन के साथ, दे वर एब्सोल्युटली करेक्ट आउट हियर, राइट? सो द कोर्ट, अब कोई डाउट तो नहीं है यहां पे? कैसे पता लग रहा है? मैंडेटरी पेयर आपको साफ साफ नजर आ रहा है। सी कह रहा था कि क्वालिटी डिजाइन जो क्रिस्टोफर शोल्स ने 1868 में, देखो इधर सीक्वेंस ऑफ टाइम भी आपको मदद कर रहा है। सीक्वेंस ऑफ टाइम, कौन सी घटना कब हो रही है, तो वो डेट सबसे पुरानी दिख रही है आपको, मतलब 1868 एंड सोल्ड टू रेमिंगटन 1873 एम टू सॉल्व अ मैकेनिकल प्रॉब्लम ऑफ अर्ली टाइप राइटर्स। यहां एक मैकेनिकल प्रॉब्लम की बात हो रही है एंड दैट प्रॉब्लम इज मेंशन्ड इन ई स्टेटमेंट। क्या प्रॉब्लम थी? जब सर्टेन कॉम्बिनेशंस ऑफ कीज वर स्ट्रक क्विकली द टाइप बार्स ऑफन जैम्ड। जब कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कीज को आप क्विकली दबाते थे तो जो टाइप बार्स था वो जैम हो जाता था, वो जाम पड़ जाता था। टू अवॉइड दिस, देखो मैंडेटरी पेयर नजर आने चाहिए। अब ये समस्या है जैमिंग की, इस चीज को अवॉइड करने के लिए, यानी ई के बाद ए आएगा साफ साफ। द QWERTY layout put the keys most likely to be hit in rapid succession on opposite sides.
दिस मेड द कीबोर्ड स्लो, द स्टोरी गोज, बट दैट वॉज द आइडिया. अब उसके बाद a different layout which had been patented by August Dvorak in 36 was shown to be much faster. तो अब ये क्या था, ये कीबोर्ड स्लो हो गया, दिस मेड द कीबोर्ड स्लो. अब इनका लेआउट अलग था, इसने उसको फास्टर कर दिया. तो भी साफ साफ दिख रहा है कि ए के बाद बी आना चाहिए. और फिर आप देखें, पूरा नाम इनका ऑगस्ट डोवारक था, इनका हाफ नेम यहां पे इस्तेमाल होता हुआ आपको नजर आ रहा है, दैट इज डोवारक. येट द डोवारक लेआउट हैज नेवर बीन वाइडली अडॉप्टेड. ये फास्टर था, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कभी वाइडली अडॉप्ट नहीं किया गया, प्रैक्टिस में नहीं लाया गया. इवन दो with electric typewriters and then PCs, the anti-jamming rationale for QWERTY has been defunct for years. So correct option was B for Bangalore. Is it clear to everyone? Is there any doubt? It was a good question again. Is there any doubt? Now the next question. Namrata is going with D option, the first one. In the comment section, I can see. Then Ajay is going with C and Hitesh is going with E option. So first three options and then Vaibhav is A. Oh, what a coincidence. 4 different names and 4 different options, and we have only, okay, we have 5 options actually. We are still left with one. ठीक ठीक लगा लो. हो आइए देखते हैं. यार इतना तो मुश्किल नहीं था ये, मतलब आप इधर उधर घूम फिर रहे हो. आप देखो यहां पे, a common misconception is that it has already been settled in favor of the latter. So there are 2 words that simply let you know that C can't be the opening statement. So the very first thing we are going to do is we are going to eliminate the D option actually. और यहां से आपको यह भी समझना है कि अगर इट प्रोनाउन है, लैटर आपका एक तरह से यहां पे वैसे तो हम इसका इस्तेमाल आप एडजेक्टिव में देखते हो, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लैटर एंड लास्ट, कंपैरेटिव डिग्री. तो यहां पे एक तरह से प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा है, द लगा भी हुआ है, देख रहे हो आप, दूसरा वाला जिसका मतलब होता है. तो बी और सी जो है दैट इज द मैंडेटरी पेयर एंड क्वेश्चन इज डन. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. The question of a finite or infinite universe is one of the oldest in philosophy. This universe is finite or infinite. This is the oldest question. This is the oldest question in philosophy. A common misconception is that it has already been settled in favor of the latter. क्या मतलब हुआ? यानी ये जो क्वेश्चन है हमारा कि ये ब्रह्मांड जो है फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी सेकेंड वाला यानी ये ब्रह्मांड इनफाइनाइट है, इस मामले में इसको सेटल कर दिया कि अनंत है ब्रह्मांड,
जो लगातार बृहद होता जा रहा है। तो बी और सी हो गया मैंडेटरी पेयर। डी कह रहा है द रीजनिंग ऑफन रिपीटेड। अच्छा वो छोड़ो, आप और कहां से मदद आपको मिल सकती थी? यहां पे लिखा हुआ है आइंस्टीन्स जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन्स जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और ए में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी। सो डेफिनेटली without mentioning the Einstein's general theory of relativity, you can't mention according to relativity because there is no point of that. कैसे पता लगेगा कौन सी रिलेटिविटी की बात हो रही है यहां पे? तो इसका यह मतलब है कि ए स्टेटमेंट कैनॉट कम बिफोर डी, ए कांट कम बिफोर डी। देखो आप यहां पे ए डी से पहले आया हुआ है, ए ऑप्शन को बाहर कर दिया आपने। ई ऑप्शन में ए डी से पहले आया है, ये कैसे पॉसिबल है? बिना आइंस्टीन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मेंशन के आप कैसे अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी बोल सकते हो? तो आपने ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। और इधर आप देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, इधर भी आप देख रहे हो, ए जो है वो डी से पहले आया हुआ है। कहीं भी आया हो, पहले जस्ट पहले आया हो या सीक्वेंस में कहीं भी पहले आया हो, क्वेश्चन वॉज दैट इजी, दिस क्वेश्चन वॉज दैट इजी एक्चुअली। And C can't be the opener because there were two pronouns. Then we are left with the C option only. Just by elimination, you can solve this question. Elimination से हो सकता था. There was no point of reading all the sentences and everything. Is it clear to everyone? Question क्लियर हो गया? मतलब एक अलग बात है, वी कैन रीड इट आउट एंड वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दीज सेंटेंसेस आर ट्राइंग टू से, बट एट लीस्ट इफ वी टॉक अबाउट दैट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। गौरव, परसीव का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना, परसेप्शन बनाना। परसीव वर्ब है, परसेप्शन नाउन है। अब चाहो तो पढ़ लो आप, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल कि ये यूनिवर्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये फिलॉसफी में सबसे ओल्डेस्ट सवाल है। और एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये भी है कि हमने इस सवाल को ऑलरेडी दूसरे वाले के पक्ष में सेटल कर दिया है, यानी सवाल का जवाब हम मान के ही बैठ गए हैं कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है। अब उसके बाद बी सी के बाद डी, द रीजनिंग, हम इसके पीछे की रीजनिंग क्या देते हैं? ऑफन रिपीटेड इन टेक्स्ट बुक्स, ड्रॉज एन अनवारंटेड कंक्लूजन फ्रॉम आइंस्टीन्स जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी हम जो इसके लिए रीजनिंग देते हैं वो आइंस्टीन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से जो है संबंध रखती है, और अनवारंटेड कंक्लूजन, यानी ऐसा कंक्लूजन हमें निकालना नहीं चाहिए लेकिन हम निकाल लेते हैं। और अब आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि डी ए मैंडेटरी पेयर है। अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी, स्पेस इज अ डायनेमिक मीडियम दैट कैन कर्व इन वन ऑफ द थ्री वेज डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद इन इट, राइट? तो ये वाला मामला है यहां पे कि भाई, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, खासतौर से लास्ट लाइन पढ़ो आप। Because we are embedded in space, we cannot see the flexure directly, but rather perceive it as gravitational attraction and geometric distortion of images. क्योंकि हम सब स्पेस में embedded हैं। इसके थोड़े एग्जाम्पल्स आपको देता हूं, ये बात क्या कह रहा है आपको समझ में आएगा। आपको किसी भी चीज को देखने के लिए ना, जैसे इस तरह की सिचुएशन को इमेजिन करो दैट समटाइम्स यू आर यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आप किसी समस्या में हैं, देयर इज सम इमोशनल टर्मोइल और समथिंग लाइक दैट, और आप अपने दोस्त के पास जाते हो, उससे सलाह मांगते हो कि भाई देखो मेरी जिंदगी में बहुत दिक्कत है, बड़ी परेशानियां हैं, मैं बहुत परेशान हूं, जस्ट गाइड मी, एनलाइटन मी। और वो आपका दोस्त बिल्कुल एक फिलोसोफर, दो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड की तरह आपको गाइड करता है, आपको चीजें समझ में आती हैं। बट हो सकता है कि 2 महीने के बाद आपका वो दोस्त लगभग उसी तरह की परिस्थिति में है जिसमें आप थे, लेकिन अब उसको नहीं सूझ रहा कि उसे क्या करना है, और फिर वो आपके पास आ जाता है, और अब आप विशेषज्ञ हैं जैसे कि 2 महीने पहले वो विशेषज्ञ था। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारी कोई अपनी समस्या है तो हम उस समस्या में एम्बेडेड होते हैं, जकड़े हुए होते हैं। नाउ यू नीड समवन एल्स कि भाई देखो मैं कहां फंसा हूं, कहां पे दिक्कत है, और वो आदमी आपके से डिटैच्ड है, वो दूर है, वो सारे एंगल देख पाता है, और तब वो आपको ज्ञान देता है कि नहीं दिस इज द प्रॉब्लम। और वहीं मतलब वाइस वर्सा वही वाला केस है। अब जब दोस्त की प्रॉब्लम है, वो अपने आप को अगर डिटैच करके नहीं देख पा रहा कि व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर, तो शायद वो किसी और की जरूरत है उसको कि कोई और आके देख के उसको बताए। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो ना, 2 लोगों का जिनका एक्सीडेंट होता है उन्हें कुछ नहीं पता होता दैट व्हाट हैपेंड इन दैट मोमेंट,
धाड़ से आके भिड़े, कोई इधर गिरा है उधर पड़ा हुआ है, गाड़ी में एम्बेडेड है, फंसा हुआ है। लेकिन रोड के जो दूसरी तरफ खड़ा है ना, दैट पर्सन नोज कि ये किसकी गलती थी, कौन स्पीड से आ रहा था, किसने सिग्नल नहीं दिया, किसने रेड लाइट क्रॉस करी, वो दूसरे इंसान को पता होगा। जो एम्बेडेड है, फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उसको कभी नजर नहीं आता। तो हम इस धरती पे ऐसे ही तो है। ऐसा थोड़ी कि धरती एक सरफेस से हम ऊपर खड़े हैं, फिर तो धरती चपटी, हमें तो गिर जाना चाहिए। तो हम इस स्पेस में एम्बेडेड हैं। और जब आप एम्बेडेड हो तो आप ओवरऑल व्यू नहीं ले सकते। जितना आपके रेंज में दिखाई दे रहा वही तो समझोगे आप। वही बात यहां पे लिखी हुई है कि वी आर एम्बेडेड इन स्पेस, वी कैन नॉट सी द फ्लेक्चर डायरेक्टली। हमें पूरा फ्लेक्चर डायरेक्टली नहीं दिखाई देता, हम इसको परसीव करते हैं एज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन ऑफ इमेजेस। आप ग्रामर में पढ़ेंगे, टेंस में हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। देयर आर सर्टेन वर्ब्स जिनको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते, और उसमें आता है सेंस ऑफ परसेप्शन वाले वर्ब भी। क्यों हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखते? कभी सोचा है आपने इसके बारे में, क्यों कॉन्टिन्यूअस टेंस में परसेप्शन वाले वर्ब्स को नहीं लिखा जाता है? क्योंकि नेचर ने जो हमें 5 सेंस ऑर्गन्स दिए हैं, जिनसे हम चीजों को परसीव करते हैं, अपना परसेप्शन बनाते हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। आंखें सिर्फ हमारी विबग्योर रेंज देखती हैं, विबग्योर रेंज बस देखती हैं, जिसको हम विजिबल रेंज कहते हैं। हमें अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड से बाहर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज दिखाई नहीं देती। तो अब कोई बेवकूफ इंसान ये कहे कि जो मैं देखता नहीं, मैं वो मानता नहीं। अरे भाई, तुम देख ही कितना सकते हो? साइंस खुद ही ये बताता है कि साइंस की औकात लिमिटेड है। अब बात कर लो सूंघने की, तो आपको पता है कुत्ते हमसे 10,000 गुना ज्यादा अच्छा सूंघ रहे होते हैं। सुनने की बात कर लो तो हमें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज सुनाई देता है। 20 हर्ट्ज के नीचे की आवाज, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की आवाज हमें सुनाई नहीं देती। तो ना तो हम इस पूरी सृष्टि को देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, या ना न सुन सकते हैं। यानी बहुत सारी तरह की साउंड जो हमारे सुनने की क्षमता से बाहर है, बियॉन्ड आवर लिमिट ऑफ परसेप्शन। तो इसका यह मतलब तो नहीं हो गया कि वो नहीं है, वो है, बट हमारी औकात से बाहर है। हमारी फील करने की क्षमता लिमिटेड है। बहुत सारे जीव जंतु है, जब कुछ उठा पटक होने वाली होती है नेचर में, भूकंप आने वाला है, जलजला आने वाला है, तो उन जीव जंतुओं को पता लग जाता है, वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। हमें पता नहीं लगता, नेचर ने वो ताकत हमें नहीं दी, हमें लिमिटेड वर्जन में भेजा है। उसको पता था कि इंसानी जमात बड़ी खतरनाक है, इसको लिमिटेड भेजा है, तब तो हमने ये कुकृत्य किया है जो है हम आज। ये सारा रूप, जिस हवा और पानी के बजाय हम जीवित नहीं रह सकते, कहते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट है, और वो हवा भी खराब कर दी और पानी भी खराब कर दिया। और ये ज्यादा समय नहीं मिला, ये शायद पिछले 100 साल की बात आप कर लें, और तब हमने ये हालत की है इस धरती की, रहने लायक नहीं छोड़ा। तो अभी तो लिमिटेड वर्जन है, तब हमारा ये हाल है। तो खैर, ये परसेप्शन, एक भाई पूछे थे परसीव का क्या मतलब है, गौरव समझ में आ गया? तो वही चीज लिखी कि हमें रियलिटी का पता नहीं लगता, हमें प्रोजेक्टेड रियलिटी का पता लगता। भैया, जो तुम्हें दिख रहा है वो देख पा रहे हो? अब यहां से सेम क्लास ट्रांसमिट होती है। कल जैसे एफ कैट का रिजल्ट आया, बड़े सारे बच्चे क्या स्कोर लेके आए, कुछ शेयर भी किया था मैंने। 157 कट ऑफ थी, 203 नंबर आए स्टूडेंट्स के, मेरे 202 नंबर आए हुए हैं। तो क्या उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया था? वो भी करियर विल से ही पढ़े थे। बहुत सारे ऐसे होंगे नहीं कट ऑफ क्लियर हुआ हो, तो क्या मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं क्या? नहीं, जो सफल हुए उसके लिए भी मैं टोटली जिम्मेदार नहीं, और जो असफल हुए उनके लिए भी जिम्मेदार नहीं। आई एम जस्ट द ट्रांसमीटर, यू पीपल आर रिसीवर। आपके रिसीवर एंटीना की जितनी औकात है, जितना आपने उस पर काम किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया है, आप क्लास से वही लेके जाएंगे। लेकिन यह संभावना जरूर है कि जब उसमें से कुछ लोग इस लेवल पे स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं ध्यान से पढ़ाई करता तो ये आदमी मुझे धक्का देके बहुत ऊपर तक पहुंचा सकता है। तो इसीलिए जब स्टूडेंट कहते हैं कि सर बस आपकी कृपा है, मैं कहूं भैया मेरी कृपा सिर्फ रहती तो सभी पे रहती। मेरी कृपा तो सभी के लिए है, किसी कोई कान में गुरु मंत्र तो नहीं दे रहा मैं तो सभी को पढ़ा रहा हूं, अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं, यहां पे मेहनत से चीजें सिखा रहा हूं। कहां गलतियां कर रहे हो, गलती करो क्लास में। यहां ईगो के मजाज के लिए तो मैं खड़ा नहीं हूं कि आप सब खुश कर दूंगा आपको हल्के हल्के क्वेश्चन देके, वो भी दूंगा। अभी लास्ट में एक हल्की शीट दे दूंगा, देखना आप उधर बम्पर परफॉर्मेंस दोगे, पूरी क्लास का सारा क्वेश्चन सही होगा। लेकिन जब मैं कहूंगा कि सब कर लोगे तो सब कर भी लोगे। यहां अभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रहा है हर एक टॉपिक के साथ। तो वही चीज है कि आप कितना रिसीव करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिसीविंग एबिलिटी कितनी है। चलिए, तो ये लाइन का मतलब समझ आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम प्रॉब्ली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शीट। ये 6 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। बिल्कुल गौरव, आपने बहुत ईमानदारी से बात कही है।
हमें जल्दबाजी बहुत रहती है। अरे किस चीज की जल्दबाजी, कहाँ भागना है, जल्दबाजी करके क्या मिला, थोड़ा सुकून ले आओ, चीजों को समझो। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन जो है वो 6 स्टेटमेंट का दिया मैंने। रॉकी सी, रितिका सी, खुशी सी, हनी ए, गोविंद बी। 3 ऑप्शन आ गए हैं, डी बचा है बस। मैंडेटरी ट्रिपलेट देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना हिंट आपको दे देता हूं, इस क्वेश्चन में 3 ऐसे स्टेटमेंट हैं जो बिल्कुल साथ आएंगे। 3 ऐसे स्टेटमेंट हैं जो बिल्कुल साथ आएंगे। अब शिवानी और शुभम डी के साथ जा रहे हैं, तो आपने एबीसीडी तो खैर यहां पे भी कर दिया, कोई बात नहीं। ये भी कैट का क्वेश्चन है, ये भी कैट का पुराना क्वेश्चन है, 15-16 साल पुराना ही होगा कम से कम, ऊपर पुराना होगा, 16 साल क्या। धनंजय कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं सी इज द राइट आंसर। कौन मुझे बता रहा है मैंडेटरी ट्रिपलेट यहां पे? कल की जो क्लास होगी हमारी वो खुद से ऑप्शन लिखने वाली होगी, टीटा जिसे कहते हैं, टाइप इन द आंसर। अभी तक जवाब नहीं आया जो मैं पूछ रहा था। डी और एफ, दो यहां पे ओपनर हैं, तो पहले तो हमें यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। हाउ डू यू डू बैटल विद योर एनिमी, ये डी कह रहा है। With regard to defense, the purpose of the military is to defend the nation and be prepared to do battle with its enemy. The idea is to destroy the enemy's productive capacity, and depending upon the economic foundation, that productive capacity is different in each case. So even यहां पे 4 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो एक साथ आएंगे। 4 स्टेटमेंट देखो आप यहां पे, आइडिया क्या है? आइडिया यह है कि आप एनिमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को तबाह करते हैं। अब अभी रशिया हमला कर रहा है यूक्रेन पे, उनके जो इस्टेब्लिशमेंट हैं, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च बिल्डिंग्स हैं, उनको वो तबाह कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे हमला करने की बात होती है, और डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक फाउंडेशन की किस तरह की इकोनॉमिक फाउंडेशन है, वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी हर केस में अलग अलग होती है। अब उसके बाद ई के बाद आप पहुंच गए कहां पे? बी पे। इसीलिए इन द एग्रेरियन ईरा, जो खेती किसानी का जो समय था, अगर आप किसी दुश्मन को बर्बाद करना चाहते हैं, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को खत्म करना चाहते हैं, तो आप क्या करते थे? वॉट यू वॉन्ट टू डू इज बम हिज फील्ड्स, उसके खेत को बम कर दो, आग लगा दो। और इफ यू आर रियली विशियस, साल्ट देम। या दुश्मनी अगर बड़ी खतरनाक है ना, विशियस भरे पड़े हो आप, तो आप नमक मिला दो, मतलब बंजर कर दो, जमीन तबाह कर दो, वो पैदा करने लायक रहे ही। या तो आग लगा दो, कहते हैं ना फसल में आग लगा दो, पुरानी फिल्मों में हमारे यहाँ 60-70s में बहुत होता था, लाला रात में आग लगा दे रहा है खेतों में, गांव का। तो ये है, तो पहली शुरुआत हुई खेती किसानी से, बट इन द इंडस्ट्रियल ईरा। अब देखो यहां पे सीक्वेंस ऑफ टाइम है कि भाई पहले खेती किसानी थी, फिर उसके बाद हम एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल हुए, तो अगला इंडस्ट्रियल हो गया। लेकिन इंडस्ट्रियल ईरा में क्या है, अगर एनिमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी आपको डिस्ट्रॉय करनी है, मींस बॉम्बिंग द फैक्ट्रीज व्हिच आर लोकेटेड इन सिटीज। इसीलिए शहरों पे हमला होता है। यूक्रेन के मामले में भी आप न्यूज रिपोर्ट्स में लगातार सुन रहे थे कि लोग गांवों की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे कि वहां पे शायद हमला ना हो। अब तो खैर देश बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं। तो दिस इज द केस कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया में आप फैक्ट्रीज को तबाह कर दो वहां पे। और नाउ इन द इंफॉर्मेशन एरा, आज की अगर हम बात करें जिस एज में हम रह रहे हैं, इंफॉर्मेशन एरा में, डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी मींस डिस्ट्रॉइंग द इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो सीधे हैकिंग की बात होती है।
हैक कर लो सिस्टम। या वो एक फिल्म आई थी ना 2000 के शुरुआत में, बिल्कुल, कौन सी थी, फिजा, ऋतिक रोशन की, उसमें टीवी टावर उड़ाने की बात, अभी यूक्रेन वाले मामले में भी टीवी टावर पे हमला हुआ। तो वो क्या करते हैं कि भाई जहां से ये इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर रहे हैं उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही तबाह कर दो, फिर सूचना कहां से मिलेगी, इंटरनेट सर्विसेज रोक दो, ये सब दिक्कतें। तो वही चीज है कि आज के समय में तो एक तरह से आपको ये नजर आ गया कि यार EBAC ये पूरा सीक्वेंस में है। EBAC यहां भी दिख रहा है और EBAC यहां भी दिख रहा है। ये इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट था। तो खैर ये दोनों तो बाहर हो गए। अब आप मुझे बताओ कि कौन ओपन करना चाहिए, F ओपन करना चाहिए, D ओपन करना चाहिए। अब मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया, कॉन्फिडेंस से बताना। पहले सवाल से शुरू करें। ऑप्शन बताओ बस कमेंट सेक्शन में, A या D। तो पहले आप सवाल पूछोगे, हाउ डू यू डू बैटल विद योर एनिमी, आप अपने एनिमी से कैसे लड़ाई करते हैं। विद रिगार्ड टू डिफेंस द पर्पज ऑफ द मिलिट्री इज टू डिफेंड द नेशन एंड बी प्रिपेयर टू डू बैटल विद इट्स एनिमी। और उसके बाद फिर ये सवाल कि हाउ डू यू डू बैटल विद योर एनिमी, द आइडिया इज टू डिस्ट्रॉय। कितना समय चाहिए चिंतन के लिए। डी से शुरुआत कर रहे हो। एफ से, क्योंकि यहां पे लिखा है हाउ डू यू डू बैटल विद योर एनिमी, द आइडिया इज टू डिस्ट्रॉय द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो डी के बाद ई जो है वो डायरेक्ट कॉन्टिन्यूएशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक यहां पे एक जनरल बात कही जा रही, पहले डिफेंस की बात हो रही है। अब देखिए ओपनिंग स्टेटमेंट ब्रॉड था, वो फिर वो नैरो डाउन हुआ कि अगर हम डिफेंस के रिगार्ड में बात करें तो मिलिट्री का पर्पज क्या है कि वो अपने देश को डिफेंड करे और अपने दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार रहे। और उसके बाद फिर वो नैरो डाउन हो गया स्कोप, हाउ डू यू डू बैटल विद योर एनिमी, आप अपने एनिमी से कैसे लड़ाई करते हैं। द आइडिया इज टू डिस्ट्रॉय द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो सबसे पहली चीज क्या है, ऐसा नहीं कि वहां जान लेना कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, भाई उसकी कमर तोड़ देनी है, एनिमी की कमर तोड़ देनी कि वो घुटने पे खुद ही आ जाए। वो वाला जमाना नहीं, इतने लोगों को मार दिया, उससे क्या फायदा होने वाला है। तो कोशिश ये होती है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी को उनके हम छेड़े। तो वो उस लिहाज से आपको क्या लग रहा है कि ए क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, हाँ या ना। और देखो आपको अगर याद आ रहा हो प्रोनाउन वाले समय पे मैंने ये बात करी थी कि इस बात के लिए ध्यान में रखना आप कि यू का इस्तेमाल या दे का इस्तेमाल जनरल सेंस में हो जाता है। यस सर नो, याद है कि नहीं बात वो। जैसे हम कहते हैं ना कि हाउ, अब यहां पे ये थोड़ी कह रहा है कि जो रीडर है वो सीधा आपकी तरफ ही इशारा कर रहा है, एक जनरल बात कर रहा है। जैसे हम कहते हैं अगर तुम्हें ऐसी सिचुएशन मिले तुम क्या करोगे, तुम यही तो करोगे। तो कई बार दो लोग जब आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो एक इमेजिनेशन के लिए इस तुम को लेके आते हैं, या दे की जैसे बात की जाती है एज दे से, जब बहुत सारी सेइंग्स के लिए इस्तेमाल हो जाता है, कथनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो ये दोनों ओपनिंग के लिए भी इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।
अच्छा, इसमें स्कोर कार्ड बताओगे आप मुझे? 15 क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर शीट, व्हाट हैज बीन योर स्कोर कार्ड? मतलब व्हाट हैज बीन योर स्कोर, क्या रहा है और कैसे लगे ये क्वेश्चंस करके? आपको क्या एक्सपीरियंस रहा? मजा आ रहा है पैराजम्बल्स में? समझने की समझ बढ़ रही है धीरे धीरे? अब तैयार हो बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन करने के लिए? प्रिंस का 9 रहा है। एनालिसिस जरूर करते चलिए, मैं इसलिए नहीं पूछता, एक तो मेरे पीछे पूछने का कारण ये है कि आपको, आप कहां पे स्टैंड करते हो मुझे आपके स्कोर से पता लगेगा। अगली शीट मैं कौन सी दूं, किस तरह के क्वेश्चंस और आपको कराऊं, इसका पता मुझे लगता है मेरी क्लास कहां किस लेवल पे है ये बैच, क्योंकि मैं आपको सामने तो मेरे बैठे नहीं कि मैं आपको जानता हूं, आपके क्वेश्चन करने के तरीकों को देख रहा हूं। आपकी पूरी पहचान बस आपका स्कोर कार्ड है। तो एक तो मुझे मदद मिलती है अपनी क्लास को समझने में कि उनको और मैं बेस्ट कैसे सर्व कर सकता हूं। दूसरा, ये आपकी आदत में भी होना चाहिए कि व्हाइल यू आर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज माय स्कोर, मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं, कहां पे कमी आ रही है। और ये विदाउट असेसमेंट नहीं आएगा। तो अगर मेरे साथ ये आदत आपकी पड़ गई ना तो ये बहुत काम करेगी आगे। ठीक है, 9 करेक्ट आउट ऑफ 15। 9, 8, 9, 10, 5, 9, 5 गलत हुए हैं रितिका के, 10। चलो कोई बात नहीं, जो गलत हुए हैं क्या गलती थी वो तो समझ आया ना, कहां पे गलती हुई थी हमसे, कहां चूक हो गई। अब देखिए इसमें इस वाली शीट में बहुत सारे वो आर्टिकल वाला क्वेश्चन और प्रोनाउन वाला क्वेश्चन था जहां पे आपने गलतियां की थी। कल वाला जो क्वेश्चन जहां पे हमने छोड़ा था वो गड़बड़ था थोड़ा सा। जैसे ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये मतलब फंसाने वाला क्वेश्चन था डेफिनेटली। अगर बच्चा समझेगा नहीं ना तो वो फंस जाएगा, उसको लगेगा यार ये ई में लिखा हुआ कंट्रीज तो बाकी सब तो फिट लग रहे हैं, बट यहां पे कैच क्या था, ये एबीसी, ये एबीसी यहां पे मैंडेटरी ट्रिपलेट था, जिस बच्चे को नजर आ जाएगा वो तुरंत कर देगा। अब एबीसी आपको दो जगह पे मिला था बट डी ओपनर नहीं था। तो इस आधार पे भी आप कर सकते हो कि जब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी तो एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस एक होता है कि बोरोड एक्सपीरियंस, दूसरे का वो वाला नदी के किनारे बैठे हो किसी और से पूछ रहे हो नदी गहरी कितनी है, और ये किया है कि नदी में खुद छलांग लगा के देखो। तो जब आपको अगर रियल एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, आपको वहां एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तब जाकर के आपको एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस सेम नहीं है, उसका अगला लॉजिकल कंटिन्यूएशन क्या होगा, कुछ सफल हुए कुछ असफल हुए कुछ ऑफ टारगेट चले गए। दिस वाज द गुड क्वेश्चन। या ये भी आज अच्छा क्वेश्चन था, मतलब क्योंकि लिखा ज्यादा था आपको दिखाई छोटा पड़ता इसलिए 2 स्लाइड में चला गया, बट इसमें इसका कोई फर्क ही नहीं था। लॉजिकली देखोगे, थियरी, प्रैक्टिस, राइट, और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट देन वुड बी सीन। तो मैंने समझाया है आपको, अदरवाइज ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता था कि भाई सी ओपन करेगा नहीं, उसको आपने बाहर कर लिया था, डी आएगा नहीं इन अदर एरियाज, तो एबीसी एबीसी लिखा ही था, बस आपको ये पढ़ना था और ये पढ़ के खुद ही समझ आ जा रहा है कि इसमें कुछ एरियाज की बात हो रही है, इन एरियाज के अलावा बाकी एरिया में। प्लस ये 100% भी आपके लिए हेल्प था कि इन सेक्टर में 100% अलाउ कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हैवी इंडस्ट्रीज में, क्योंकि यहां अच्छा प्रोडक्शन करेंगे तो बाहर भेज पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, वहां से पैसा आएगा। लेकिन बाकी एरिया में थोड़ा 100% से कम रखो। तो तुरंत देख के समझ आ गया कि ई के बाद ही डी आ सकता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें जो आपने गड़बड़ किया था माइकल हॉफमैन में कल, वो गलत बात थी। देखिए वहां लिखा भी है, इसीलिए वो दिस को मैंने सर्कल किया है। आप में से बहुत सारे लोग ए के साथ चले गए थे कि ए ओपनर होगा, तो ये गलतियां नहीं करनी है, हमें इन चीजों को ऑब्जर्व करना है। कल मैंने आपको ये भी समझाया ये पोएट और ट्रांसलेटर लिखा क्यों है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, समझनी है इन्हें। कुछ राइट कुछ रॉन्ग, कोई बात नहीं गोविंद। सर आप समझाते हैं तो समझ आ जाता है, खुद से गलती हो जाती, कोई बात। मैं और किस लिए खड़ा हूं यहां पे, मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देता हूं जहां थोड़ा आपका दिमाग घनचक्कर हो, सीखते हो, इसी से सीखते हो ना, ट्रेनिंग का और क्या मतलब है। आप आंसर की ऐड कीजिए पीटीएम में ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। अजय यहां पे मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, अब इसमें आंसर की का क्या ही मतलब है। शीट ऐड करूंगा कम से कम, दोबारा जब क्लास में हुआ है ना, जब खुद प्रैक्टिस करना हो, जैसे मैं सारा ये सेव करते जा रहा हूं, इसकी स्टूडेंट कॉपी भी आपको दे दूंगा मैं, तो वहां पे आप बाद में प्रैक्टिस करिए, वहां भी आंसर की दे दूं, यहां सारा क्वेश्चन भी करा रहा हूं, कम से कम कभी तो चेक करोगे अपने आप को कि क्लास में एक एक क्वेश्चन किया हूं, जरा आप खुद अपने टेस्ट करके देखता हूं सर ने जो दिए हैं क्वेश्चन वो हो रहे हैं कि नहीं। तो मैं जो शीट दूंगा स्टूडेंट कॉपी, उसमें आप खुद प्रैक्टिस करिए, उधर आंसर, यहां तो डिस्कस कर ही रहे हैं हम आंसर। या चाहिए आपको आंसर, बताओ मुझे, जैसा चाहिए भाई, मालिक हैं आप लोग, बताइए।
मैं तो आपके भले की लॉजिकल बात कर रहा हूं कि आपके पास यहां पे क्लास की जो शीट है, प्रैक्टिस शीट, ये तो मिल ही रही है, तो देख लेना वहां पे। बिल्कुल हनी, और भी क्वेश्चन कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। कल भी पैराजंबल के लिए ही है दिन आपका। चले तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं कल, और कल फिर कुछ और नए तरह के क्वेश्चन आपको मैं कराता हूं। और उसमें कल वाली शीट में हम टीटा वाले क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा दिमाग लगेगा उसमें और ज्यादा। यहां तो देखो ऑप्शन से हमें मदद मिल रही थी एलिमिनेशन करके, लेकिन अब इतने क्वेश्चन करके आपने प्रैक्टिस तो कर लिया कि किसके बाद क्या आना चाहिए। तो कल की क्लास में हम उस चीज को टेस्ट करेंगे कि जो हमने सीखा है उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्लास वाली पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ, इसको इसीलिए सेव कर रहा हूं भाई, इसीलिए आज देखो मैं ऑफिस वाले स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं, लेकिन मैं सेव करके लाया था। पता क्या होता है, आपके बैच में शुरुआत में ऐसा हुआ था, नहीं तो मैं वोकैब वाला भी दे दिया होता। वो दो अलग अलग जगह लेने पे क्लास में फिर तारतम्यता बिगड़ जाती है। मेरे अपने पैनल पर रहता है तो वो सेव कर लेता हूं मैं। खैर चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कल मिलते हैं और कल इसके आगे प्रोसीड करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, रीडिंग करते रहिए। और रीडिंग में ऑब्जर्व जरूर करिए जो चीजें आपको सिखाई गई हैं, कहां सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, कहां सीक्वेंस ऑफ टाइम है, कहां पहले इफेक्ट की बात हो रही है फिर कॉज आ रहा है, कहां कॉज और इफेक्ट है, कहां पे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है। तो ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ राइटअप। थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ ये पूरी होने के बाद मिलेगी रॉकी, लॉजिकल बात है ना भाई, बीच में तो नहीं दे दूंगा। सारा एक टॉपिक का एक साथ रहेगा तो आपके लिए भी आसानी रहेगी। चलिए, थैंक यू एवरीवन।